डिस्कस कर रहे थे जो कि था पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। पेज नंबर हमारे पास 49। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फ्यूल्स का बर्न करना, एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, एरोसोल्स का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड वगैरह एंड डिफॉरेस्टेशन आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बैडली। ये सब चीज़ें जो है हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। We will discuss here few example of adverse effect of human activities on the environment। यहाँ पे हम human activities की environment के ऊपर जो effects हैं, adverse मतलब बुरे टाइप के जो effects हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला effect जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन एंड लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब को हमें डिटेल से डिस्कस करना है। पहला इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताते चलो कि ये होता क्या है। यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये है अर्थ। अर्थ को सराउंड किया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? डिफरेंट गैसेस की एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के अराउंड, और मतलब जो लिविंग चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, और ये एटमॉस्फेयर जो एक एनवायरनमेंट है लाइफ के लिए वो प्रोवाइड करती हैं। और ये एक और सन है बनाया गया है, सन से लाइट अर्थ की तरफ आती है और सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, फिर अर्थ की तरफ पहुँचती है। तो अर्थ से जो हम हमारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से कुछ गैसेज जो होती हैं यहाँ एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि उसमें है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं। ये सब जो गैसेज एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो गई, कलेक्ट होने के बाद ये क्या करती हैं कि एक बैरियर बना रही है। सनलाइट जो है यहाँ से अर्थ की तरफ आ रही है, आने के बाद जब यहाँ पे आ गई इसका कुछ पार्ट जो है अर्थ में अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब हमारी जो ज़मीन है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। जो बाकी जो होती है वो यहाँ से टकराने के बाद इसके पहले वापस एटमॉस्फेयर में जाना होता है उसने। एटमॉस्फेयर का मतलब ऊपर जाना होता है इसने, और दरमियान में जो ये गैसेज हैं ये बैरियर का काम करती हैं, बैरियर से रुकावट बन जाती हैं। तो ये हीट अर्थ की तरफ आई थी, ये वापस प्रॉपरली रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, तो क्या होगा कि ये अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये जो है जो गैसेस का एक बैरियर बना देना जो कि सनलाइट को वापस ना जाने दे, ये इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसकी रीडिंग हम कर लें, पेज नंबर है 49। ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ। जब सनलाइट अर्थ के ऊपर पड़ती है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज absorbed by the earth and it is converted to the heat energy। इसका कुछ पार्ट जो absorb हो जाता है अर्थ के अंदर और बाकी और हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। A part of this heat energy is reflected by the earth back into the atmosphere। ये वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में जाता है। Some gases present in atmosphere, कुछ गैसें जो कि एटमॉस्फेयर में होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सब चीज़ें since the gases trap a part of the heat reflected by the earth causing increase in the atmospheric temperature। ये सारी गैसेज जो हैं हीट की रेस को ट्रैप कर लेंगी, वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देंगी, तो क्या होगा कि इससे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। इन गैसेज को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है हीट को ट्रैप करने का, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउसेज जो हैं आपके ऑब्जर्वेशन में होंगे कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज या प्लांट के फॉर्म जो होते हैं, जहाँ प्लांट उगाए जाते हैं वहाँ पे जो गार्डनर्स होते हैं या फिर जो प्लांट उगा रहे होते हैं वहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक का या ग्लास का एक हाउस बनाया होता है, उसके अंदर प्लांट ग्रो करवाते हैं। उसको बनाने का मकसद क्या होता है कि अगर टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो कम टेम्परेचर है और प्लांट जो उगाने हैं उनको हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वो उस ग्रीन हाउस के अंदर उसको उगाते हैं जो कि प्लास्टिक या फिर शीशे का बनाता है, ट्रांसपेरेंट जो शीट है उससे बनाता है। तो उसमें क्या होता है कि हीट ट्रैप हो जाती है और वापस बाहर नहीं जा सकते एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस के अंदर वो प्लांट उगाए जा सकते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है। इस तरह से सर्दियों में गर्मियों की सब्जियाँ या वो प्लांट जो कि गर्मियों में उगते हैं या वो फ्लावर जो गर्मियों फ्लावर प्लांट होते हैं उनको ये जो ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर सर्दियों में भी उगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ये होगी टॉपिक नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की लेयर का डिप्लीट होना। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? सन, ये एटमॉस्फेयर है जैसे कि हमारे पास, बता देते हैं
एटमॉस्फेयर, इसका अपर एरिया, फॉर एग्जाम्पल इसका अपर एरिया हम कंसीडर कर लें, एक हम लेयर बना देते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये जो है ये ओजोन लेयर है। इसका फॉर्मूला जो होता है गैस की लेयर, इसका फॉर्मूला O3 है। एटमॉस्फेयर के अपर साइड पे एक लेयर है ओजोन गैस की, जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। इसका डिप्लीट हो जाना जो है ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। डिप्लीट होना मतलब खत्म हो जाना। ओजोन लेयर का डिप्लीट होना ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ये क्यों डिप्लीट होती है? पीछे भी आपने पढ़ा कि कुछ जो है फ्लोटेंट में से CFCs भी शामिल है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आती हैं? जो अप्लायंसेस हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एसीज हैं, इसके अलावा एरोसोल्स के अंदर, और जो फर्टिलाइजर्स में जो स्प्रे यूज़ कर रहे होते हैं फसलों के अंदर, वहाँ से भी CFCs रिलीज होती हैं। CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करती है कि इस लेयर को थिन कर देती है, मतलब ये थिक लेयर थी इसको थिन कर देती है, पतला कर देती है, कहीं पे इसके अंदर होल्स भी हो जाते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, ओजोन के लेयर के अंदर होल बन जाते हैं। ये प्रोसेस जो है ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ओजोन डिप्लीशन से हमें क्या नुकसान होता है? इससे ये है कि सन की जो रेज आती हैं अर्थ की तरफ, सारी की सारी नहीं आती, उसमें से कुछ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं। यूवी रेज जो हमारे नुकसानदेह होती हैं, अगर ये क्रॉस करके अर्थ की तरफ आ जाए तो अर्थ पे नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये ओजोन लेयर जो है उसको यूवी रेज को अर्थ पे आने से रोकती है। जब ओजोन लेयर खुद डिप्लीट हो रही है तो यूवी रेज होती है वो इसको क्रॉस करके अर्थ की तरफ आ जाती है। जब अर्थ पे आ जाएंगी तो अर्थ पे नुकसान पहुंचाती है। नुकसान में से इसके क्या है कि ये स्किन की डिजीज कॉज करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, आई की डिजीज कॉज करती हैं, और भी डिफरेंट इसके इफेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है 50, ओजोन डिप्लीशन। The layer of ozone in the upper atmosphere of the earth stop the ultraviolet rays coming from the sun to the earth. ओजोन की जो है ओजोन की लेयर अपर एटमॉस्फेयर में होती है अर्थ के, और अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ की तरफ आने से रोकती है और या फिर कहाँ से सन की तरफ जाती है। In this way the living thing on the earth remains safe. इस तरह से लिविंग चीज़ें जो है अर्थ के ऊपर सेफ रहती हैं फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, जो कि हार्मफुल रेडिएशन जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की तरफ से अर्थ की तरफ आ रही होती हैं उनको रोकती है। Chlorofluorocarbons CFCs which are used in air conditioners, refrigerators, spray cans enter the air on leakage from these appliances. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि डिफरेंट अप्लायंसेस में बताई गई, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, स्प्रे कैन वगैरह, इन सब से जब लीक होती हैं तो एटमॉस्फेयर में चल जाती हैं और रीचिंग द ओजोन लेयर, जब ये ओजोन लेयर के पास पहुंच जाती हैं दे रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं एंड काज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, और क्या करती है कि इस लेयर को थिन कर देती हैं, मतलब पतला कर देती हैं। Hence the ozone layer is depleted, तो ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती है। The phenomena is called ozone depletion, ये जो प्रोसेस है ये फिनोमेना जो है ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। So the thin ozone layer, ultraviolet rays of the sun pass and reach the earth where they affect the life by causing serious diseases like skin cancer and eye problems etc. जब ये अर्थ पे पहुंच जाएंगी और यहाँ पे सीरियस टाइप की डिजीज कॉज कर दी, जिनमें क्या है कैंसर है और आई प्रॉब्लम्स है। These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth. इसके अलावा UV रेज जो है अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ ग्लोब का वार्म होना, गर्म हो जाना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल का बर्न होना, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। तो जब हम फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें जो गैसेज रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो होती हैं, वो जाके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं। दिस स्पीड ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा ओजोन डिप्लीशन बढ़ जाएगी तो यूवी रेज भी आ रही हैं और बाकी रेज जो अर्थ की तरफ आई थी, हीट की रेज भी चेंज हो गई थी, वो भी वापस नहीं गई, तो इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर, तो अर्थ ग्लोब जो है वो गर्म होता जा रहा है, मजीद गर्म होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये अर्थ का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, बढ़ने से नुकसान क्या क्या हो रहे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
द आइस इन द पोलर रीजन्स एंड द माउंटेन्स मेल्ट एट अ ग्रेटर रेट। जो पोलर रीजन्स हैं मतलब ठंडे इलाके में जहाँ पे बर्फ होती है वो बर्फ वो जो है वहाँ से पिघल रही है, पहाड़ों पर जो बर्फ होती है वो पिघल रही है, ज़्यादा देर से पिघलती तो वह है लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने से वो ज़्यादा अमाउंट में पिघल रही है। दिस लीड टू द राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर। इससे समंदर के जो पानी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, विच क्रिएट्स फ्लड्स इन लो लाइन कोस्टल एरियाज, जो कि साहिली इलाके जो होते हैं, कोस्टल एरिया साहिली इलाके और साथ में जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे पानी जो है फ्लड जो है वो आ जाता है क्योंकि समंदर का पानी जो है उसका लेवल जो इंक्रीज कर रहा है। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स, क्लाइमेट जो है काफी सारे एरियाज का द अर्थ इज आल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। द ग्लोबल वार्मिंग इज दस अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लाइफ के लिए अर्थ के ऊपर खतरा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एसिड रेन। एसिड रेन हम कहते हैं तेजाबी बारिश को। तेजाबी बारिश किस तरह से होती है? एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं जो कि रिजल्ट हैं ह्यूमन एक्टिविटीज का। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह ये सब चीज़ें, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है। पोल्यूटेंट है जिसमें से आपने पहले भी पढ़ा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो है, क्लाउड्स बारिश होती है। सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब पोल्यूटेंट के फॉर्म में मौजूद है। जब ये बारिश का पानी जो है इनके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बारिश का पानी H2 फॉर्मूला होगा प्लस SO2, इससे क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है वो बारिश के पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये सब जब बारिश के पानी के अंदर एसिड शामिल हो गया है तो एसिड के शामिल होने की वजह से पानी जो है वो भी तेजाबी हो जाएगा। और क्या होगा, जब तेजाबी बारिश वाला पानी जो है अर्थ के ऊपर आएगा तो उसकी पीएच जो होती है नॉर्मल पीएच से कम होती है, मतलब एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से जो अर्थ के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन सब के ऊपर जो मार्बल वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करता है, कीमती पत्थर जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो बिल्डिंग को नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा वेजिटेशन जो होती है, मतलब प्लांट है या फसलें जो हैं उनके ऊपर जब ज़्यादा बारिश होती है तो उनको भी ख़राब करते हैं। और इसके अलावा अगर एनिमल्स की बॉडी पर उनको भी नुकसान होते हैं। और इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज एयर पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट के फॉर्म में मौजूद हैं। दे गेट डिजॉल्व इन वाटर वेपर्स, वाटर वेपर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं इन क्लाउड्स एंड टर्न इनटू एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक। इससे जो बारिश का पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स आर शोन इन द फिगर। ये फिगर है आपके पास, पेज नंबर 52 है। यहाँ पे दिखाया है कि फिशेज जो है वो किल हो गई है एसिड वाटर की वजह से। मतलब एसिडिक वाटर जब पानी में जाएगा या फिर फिशेज होती हैं तो उसकी पीएच चेंज हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी तो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से वहाँ पे जो पानी के जो एनिमल्स हैं जैसे फिशेज वगैरह तो उनके लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा, जिससे उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ट्रीज। नेक्स्ट आपको ट्रीज के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाया गया है। ट्रीज जो हैं उनके प्लांट इसके ऊपर पत्ते वगैरह नजर दिया झड़ गए हैं। देखेंगे इसके ऊपर जो पत्ते होते हैं या और बाकी ग्रीन कलर जो होता है उसका सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है इससे। स्टोन हीरोइन कार का एसिड रेन। इसके बाद थर्ड पिक्चर में आपको स्टोन की हीरोइन दिखाई गई। तो स्टोन की सरफेस जो होती है वो खराब हो जाती है और इसमें मेटल्स की चीज़ें जो है वो दिखाई गई आपको, मेटल की चीज़ें भी खराब हो जाती है इससे। एसिड रेन किल द एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स। एसिड रेन जो एक्वेटिक लाइफ आप भी जिंदगी जो है मतलब पानी के अंदर जो लाइफ होती है जैसे कि रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर उनको अफेक्ट करती है, किल करती है। इट डिस्ट्रॉय द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ द ट्रीज। लीव्स पत्तों को और बार्क तने जो है ट्री के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बार्क होती है एक लेयर स्टेम के ऊपर होती है, हार्ड लेयर, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। इट क्रोड द मेटल एंड द स्टोन्स यूज्ड इन द बिल्डिंग्स। मेटल्स और स्टोन जो बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको भी क्रोजन हो जाती है, जंग लग जाता है, उसकी सरफेस खराब हो जाती है। द एसिड रेन वाटर फॉलोस इनटू द फील्ड मेक द सॉइल एसिडिक। जब एसिड रेन वाला जो पानी होगा वो फील्ड में जाएगा तो सॉइल जो है उसको एसिडिक कर देगा। तो सॉइल की जो पीएच होती है वो भी कम हो जाती है। द क्रॉप डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सॉइल। तो फसलें वहाँ पे इस तरह की सॉइल में नहीं ग्रो कर पाती है, अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट द सॉइल आल्सो अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जानदार जो
डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात को काटने के अमल को। तो जंगल जो है या नेचुरल वेजिटेशन होती है, अगर उसको कट कर दें, हटा दें, डिफरेंट पर्पज के लिए हटाते हैं कि उस जंगलों को ख़त्म कर देने का प्रोसेस जो है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं? जंगलों के अंदर से लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी हम लेते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं टिम्बर के फॉर्म में। और इसके अलावा लकड़ी लेने के अलावा हम जंगलों को इसलिए भी क्लियर करते हैं कि वहाँ से हमें सॉइल मिल सके, मतलब ज़मीन क्लियर मिल जाए, तो वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनाई जा सकें, रहने के लिए कॉलोनियाँ बनाई जा सकें, रेजिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह बनाई जा सकें, और या फिर वहाँ पे फसलें उगाई जा सकें। फसलें उगाते हैं क्यों? मतलब हमारी जो फूड की नीड है उसको पूरा करने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। तो ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट को कट करते हैं। फॉरेस्ट को कट करने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ। फॉरेस्ट जो है वो हमारी ग्रेट वेल्थ, मतलब बड़ी दौलत है हमारे लिए भी। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। एक एरिया के अंदर फेवरेबल चेंज लाते हैं, मतलब फेवरेबल जो कि लाइफ के लिए फेवर मतलब कंडीशन उनको पैदा करता है, तो टेम्परेचर को कम करता है, उसके अलावा बारिशों को बढ़ाता है। दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन्स। तूफान को रोकते हैं ये, और इसके अलावा रेन की रीजन भी बनते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटीरियल सच एज टिम्बर। इसके अलावा ये सोर्स हैं यूजफुल मटीरियल्स के, जैसे कि टिम्बर हम कहते हैं हमारी लकड़ी को, फायरवुड जलाने वाली लकड़ी, रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसिन। रेजिन्स और गम्स जो होते हैं ये एडहेसिव्स के टाइप, मतलब ग्लू टाइप की चीज़ होती हैं, ये इनको मेडिसिन की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये सब हम केमिकली कट करते हैं या फिर मेडिसिन बनाने के लिए डायरेक्ट प्लांट को यूज़ कर लिया जाता है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये सॉइल की इरोजन को भी रोकते हैं। सॉइल इरोजन कहते हैं ज़मीन की जो लेयर होती है, अपर लेयर है, उसको हट जाने का अमल जो है वो इरोजन होता है। सरफेस का खराब हो जाना जो है सॉइल की, वो इरोजन होता है। जैसे कि अगर हवा तेज चलती है तो ज़मीन की लेयर का हट जाना जो है वो सॉइल इरोजन होगा। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली मखलूक जो है, जंगली जिंदगी, मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं जो कि जंगलों के अंदर, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। जब जंगल नहीं होंगे, फॉरेस्ट को कट कर देंगे, तो जो जानवर या पौधे जो हैं जो फॉरेस्ट में उग सकते हैं या फॉरेस्ट में रह सकते हैं, उनकी जो आबादी की कम होने लग जाती है, इस तरह से वो भी उनको। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट आर ऑफ टिम्बर्स। फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो जरूरत है टिम्बर की उसको पूरा कर सकें, एंड ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। घरों को बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए हम जमीन लेने के लिए क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय हो जाना किस वजह से? इंसान की एक्टिविटीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? डिफॉरेस्टेशन हैज मेनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर बुरे असर होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। इट चेंजेस वेदर को चेंज करता है, क्लाइमेट को चेंज करता है ये। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू द सॉइल इरोजन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल इज लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। जब हम ट्रीज को कट कर देंगे तो रूट्स अवेलेबल नहीं होगी कि वो ज़मीन को पकड़ के रखें। इस तरह से क्या होगा कि जब तूफान आएगा या बारिश आएगी तो ज़मीन की जो अपर फर्टाइल होती है वो वहाँ से हट जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज रिड्यूस्ड। इवेपोरेशन जो होती है, जो लीव्स के अंदर होती है, ट्रांसपरेशन या इवेपोरेशन है, वो कम हो जाती है, जिससे कहते हैं कि क्लाउड्स कम बनते हैं और रेन कम होती है। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन बाय द प्लांट। डिफॉरेस्टेशन के एक और नुकसान ये भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेटरी अमल के अंदर या फिर बर्निंग के अंदर रिलीज होती है, तो उसको ऑब्जॉर्ब करने का काम जो प्लांट करता है। अगर प्लांट नहीं ऑब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो क्या वो भी एक फ्लूटेंट है, एयर फ्लूटेंट है। दिस लीड टू द इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या क्या हैं? पहले वाइल्ड लाइफ क्या होती है उसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। वो प्लांट जिनको हम इंसान नहीं उगाता, खुद से नहीं उगाता, और वो एनिमल जिनको हम घरों में नहीं पालते या फॉर्म्स में नहीं पालते, खुद ब खुद वो जंगलों में पैदा हो रहे हैं, खुद ही उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है,
या प्लांट्स को जो ग्रो कर रहे हैं वो सब कुछ वाइल्ड लाइफ कहलाएगा। डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिफोरेस्टेशन से क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ की जो रहने की जगह है वो खत्म हो जाती है। द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंक्रीज। एक्सटिंक्शन होता है किसी भी जानदार की जो पॉपुलेशन है, जो स्पीशी का जो है खत्म होने का अमल, मतलब कि जैसे अब डायनासोर हैं अब एग्जिस्ट नहीं करते, पहले थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। ये जो प्रोसेस होता है कि जब कोई एक स्पीशी जो है खत्म हो जाती है उसको हम एक्सटिंक्ट होना कहते हैं। इस तरह से क्या एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंक्रीज कर दिया है वाइल द नेचुरल बैलेंस मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ इज डिस्टर्ब। इस तरह से जो नेचुरल बैलेंस होता है वाइल्ड लाइफ का वो भी डिस्टर्ब होता है। लास्ट हमारा टॉपिक है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर द मटेरियल इन द एनवायरनमेंट दैट आर रेडी फॉर ह्यूमन यूज और मे बी यूज इन फ्यूचर। रिसोर्सेज क्या ऐसे मटेरियल एनवायरनमेंट के अंदर जो कि रेडी होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर इसको यूज़ कर सकें या फिर फ्यूचर में उनको यूज़ किया जा सके। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल में आता है कोयला आ जाता है, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह, ये सब इन सब चीज़ों का हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, वाटर, ये सब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है। मैनी ऑफ देम जैसे कि मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, आर नॉन रिन्यूएबल, इनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। आर रिसोर्स दैट डज नॉट रीजनरेट क्विकली, वो रिसोर्स जो कि दोबारा जल्दी से ना बनाया जा सके, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है बनाने के लिए। तो जब इनको फौरी तौर पर ऑब्टेन ना किया जा सके उनको क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। द लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू रन इंडस्ट्री। इनको हम क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी लेने के लिए ताकि इंडस्ट्रीज को चला सकें, ट्रांसपोर्ट चला सकें एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस और घरों के अंदर जो है अप्लायंसेस उनको चलाया जा सके। दे विल गेट डिप्लीटेड एंड हेंस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नीड टू बी डेवलप्ड। अगर इनका इस्तेमाल हमने कम नहीं किया तो क्या होगा, ये डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और इनका जो ऑल्टरनेट सोर्स है वो बनाना पड़ेगा एनर्जी के लिए। अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूजफुल वर्क इज वेस्टेड बाय मैन। काफ़ी सारी एनर्जी जो इसके लिए जिससे हम जिसको हम फायदे में ला सकते थे यूजफुल काम करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इंसान के एक्टिविटीज की वजह से। फॉर इंस्टेंस हाउसहोल्ड अप्लायंसेस आर लेफ्ट रनिंग इवन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम। घर को जो चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती हैं, बल्ब होते हैं या फैन या एसी द्वारा, उनको तब भी ऑन रखा जाता है जब आप रूम में नहीं होते। इस तरह से कहता है कि आप बिजली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजली को बनाने के लिए आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ये इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर्सनल कार्स आर यूज्ड व्हिच कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल है तो शहरों के अंदर बसें अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि फिर भी पर्सनल कार्स यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर स्कूल के लिए बस आती है जिसमें ऑलमोस्ट 30 to 40 बच्चे अगर आ सकते हैं तो हर बच्चा जब अपनी कार में आएगा अलग अलग आएगा तो उसका फ्यूल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। अगर एक बस में सारे बच्चे आ जाएंगे तो उसमें फ्यूल कम इस्तेमाल होता है। इस तरह से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए पर्सनल कार्स की जगह पे, पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जगह पे। द अनवाइज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिजल्ट इन द नॉन रिकवरेबल लॉसेस। इस तरह से अनवाइज यूज जो है एनर्जी का मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं जैसे कि पर्सनल कार यूज़ कर रहे हैं, घरों में इन चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं एनर्जी को, ये सब जो है अनवाइज यूज़ है एनर्जी का। यही चलता रहा तो क्या होगा कि जो एनर्जी के सोर्सेज जो है खत्म हो जाएगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमें बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते बाद। टू अवॉइड सच लॉस द रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। इन सब लॉस से बचने के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। वी मस्ट आल्सो सर्च फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हमें इसका अल्टरनेट भी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी जो है वो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी को यूज़ करें, हाइड्रो पावर को यूज़ करें और एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करके मतलब जो अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं।